भारतीय संविधान का परिचय, भारतीय संविधान का निर्माण तथा उसकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम शुरू कर रहे हैं भारतीय संविधान। तो अगर हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो भारतीय संविधान का निर्माण कितने समय में हुआ, किन परिस्थिति में हुआ, वो सारी बातें हमको देखनी पड़ेगी। अगर हम भारतीय संविधान के निर्माण की बात करें तो भारतीय संविधान का निर्माण एक सामान्य जो बात है वो यही है कि 2011 माह और 18 दिन में हमारा संविधान बनकर, तो केवल इतनी अवधि में हमारा भारतीय नागरिकों के हितों को ध्यान में रखकर उन्होंने आधार पर धीरे धीरे भारत का संवैधानिक विकास शुरू होता है और ये संवैधानिक विकास हमारी स्वतंत्रता आते आते समाप्त होता है और हमारा संविधान बनकर तैयार होता है। तो हम देखते हैं कुछ ऐसे आधारभूत ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाए गए वो कानून जिनके माध्यम से हमारा संवैधानिक निर्माण आगे बढ़ता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे पहले ये जो एक्ट था इस एक्ट के माध्यम से अंग्रेज़ों ने पहली बार भारत में केंद्रीय शासन की नींव रखी। केंद्रीय शासन से तात्पर्य है कि भारत में एक ऐसा केंद्र बनाया जाए जिसके माध्यम से भारत के अन्य प्रांतों पर और रियासतों पर धीरे धीरे अपना शासन बना सकते हैं। तो इस एक्ट के माध्यम से उन्होंने शुरुआत की थी। फिर उन्होंने आवश्यकता पड़ने पर परिस्थिति के अनुसार एक करके सारे विधेयक और इस प्रकार से कानून लागू किए। तो 1773 के बाद 1784 का एक्ट आता है, 1784 के बाद 1813 का एक्ट आता है, 1813 के बाद 1833 का एक्ट आता है और 1833 के बाद 1853। ठीक है, तो यहाँ तक जो कानून इन्होंने विभिन्न समय में लागू किए, तो ये कानून भारत पर शासन करने के लिए लागू किए थे। तो ये जो कानून थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में माना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन अर्थात 1773 से लेकर 1853 तक के जो भी अधिनियम लागू किए थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर लागू किए थे व्यापार के साथ साथ प्रशासन संभालने के लिए। लेकिन यहाँ तक आते थे अर्थात 1853 के अधिनियम के बाद धीरे धीरे उनका अर्थात किसका, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का उन व्यापारियों का शोषण भी यहाँ पर बढ़ गया। कानून भी उन्होंने शोषणकारी बढ़ाए जिसके माध्यम से कहीं न कहीं भारतीय लोग और असंतुष्ट भारतीय लोगों ने पहली बार यहाँ पर अंग्रेज़ों के शासनकाल में 1857 का एक स्वतंत्रता संग्राम चलाया।
हिंदू और मुसलमानों में फूट डालने के लिए पहली बार प्रयास किया जाता है कि मुस्लिम लोगों के लिए पृथक से निर्वाचन क्षेत्र होंगे, जहां पर उम्मीदवार भी मुस्लिम लोग होंगे और वोटर्स अर्थात मतदाता भी मुस्लिम लोग ही होंगे। तो इस प्रकार से पहली बार भारत में हिंदू मुस्लिम फूट डालने का काम इस अधिनियम से शुरू किया जाता है। साथ ही इस अधिनियम से महिलाओं को भी मताधिकार दिया जाता है, ताकि इस अधिनियम के माध्यम से वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भी भारतीयों को नियुक्ति का अधिकार दिया जाता है। भारत परिषद में भी भारतीयों की नियुक्ति का अधिकार इस अधिनियम के माध्यम से दिया जाता है। अधिनियम आता है शासन अधिनियम 1919। 1919 का भारतीय शासन अधिनियम, अर्थात 1919 का जो अधिनियम है वो मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू उस समय भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड उस समय थे भारत के वायसराय। इन दोनों के सम्मिलित प्रयासों से ये अधिनियम लागू किया जाता है। इस अधिनियम में मुख्य विशेषता क्या थी? तो इस अधिनियम की मुख्य विशेषता थी कि प्रांतों में पहली बार द्वैध शासन लागू किया जाता है। द्वैध शासन का मतलब है प्रांतीय विषयों को दो भागों में विभाजित किया गया। एक तो है रक्षित विषय और दूसरे हैं हस्तांतरित विषय। रक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। रक्षित विषयों का प्रशासन प्रांतों के गवर्नर अपनी परिषद की सहायता से करते थे तथा हस्तांतरित विषयों का प्रशासन विधान परिषद के सदस्य जो मंत्री होते थे वो करते थे। ठीक है, तो गवर्नर किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता था, जबकि हस्तांतरित विषयों का जो प्रशासन मंत्री करते थे वे विधानमंडल के प्रति और गवर्नर के प्रति उत्तरदायी रहकर करते थे। तो इस प्रकार से प्रांतीय प्रशासन को दो भागों में विभाजित किया गया, जिसे नाम दिया गया प्रांतीय द्वैध शासन, दोहरा शासन। साथ ही केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था कर दी गई। द्विसदनात्मक व्यवस्था से तात्पर्य है कि केंद्र की जो विधायिका थी, केंद्र की जो व्यवस्थापिका थी, उसको दो नाम दिए गए, केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद। इस प्रकार से पहली बार हमारी जो आज संसद है द्विसदनात्मक संसद, उसको द्विसदनीय बनाया गया था 1919 के अधिनियम से, राज्य परिषद। आज जो लोकसभा है, लोकसभा के समान उस समय था केंद्रीय विधानसभा, तथा आज जो हमारा राज्यसभा है, राज्यसभा के समान उस समय था राज्य परिषद। तो इस प्रकार से संसदीय व्यवस्था को दोहरा अर्थात दो सदन वाली व्यवस्था की, वो भी इस अधिनियम के माध्यम से की गई। साथ ही इस अधिनियम के माध्यम से 10% भारतीय लोगों को मताधिकार दिया गया, अर्थात पहले से जो मत देने का लोगों के पास अधिकार था उसका और विस्तार किया गया और कुछ और लोगों को मताधिकार दिया गया। तो कुल मिलाकर 10% भारतीय लोगों को मताधिकार दिया गया, महिलाओं को मताधिकार दिया गया। लेकिन साथ ही इन्होंने सांप्रदायिक निर्वाचन जो प्रणाली लागू की थी उसको और ज़्यादा बढ़ाया गया। पहले केवल मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था थी, लेकिन इस अधिनियम के माध्यम से मुस्लिमों के साथ साथ भारतीय ईसाई, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन लोग और भारतीय सिखों के लिए भी इसमें अलग से पृथक निर्वाचन व्यवस्था लागू कर दी गई। तो इस प्रकार से इन्होंने और ही ज़्यादा कहीं न कहीं भारतीय लोगों में फूट डालने का काम किया था। साथ ही इस अधिनियम के माध्यम से एक संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया था ली आयोग के परामर्श से। ठीक है, तो इस अधिनियम के माध्यम से ही कहेंगे कि आज हमारा संघ लोक सेवा आयोग है वो 1926 में पहली बार स्थापित किया गया था इसी अधिनियम के तहत। तो ये जो अधिनियम है, इस अधिनियम को उत्तरदायी सरकार के क्षेत्र में मील का पत्थर माना जाता है, अर्थात प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जानी थी, तो इस अधिनियम का ये पूरा प्रावधान किया था। साथ ही इस अधिनियम के लिए अलग से एक वैधानिक आयोग के गठन की बात भी की गई थी। अर्थात क्या था, पहली बार प्रांतों में ये प्रयोग किया था दोहरा शासन, केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था, और जो भी इन्होंने इस अधिनियम के माध्यम से प्रावधान लागू किए गए थे, तो इस अधिनियम की जांच के लिए इसी अधिनियम के तहत यह किया गया था कि 10 वर्षों तक इस अधिनियम को लागू करने के बाद एक आयोग बिठाया जाएगा और उस आयोग के माध्यम से इसका मूल्यांकन किया जाएगा कि इस अधिनियम के माध्यम से भारत में शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है या नहीं चल रही है। इसकी जांच करने के 10 वर्ष के पश्चात वैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान भी था और इसी प्रावधान के परिणाम स्वरूप 1927
1927 में साइमन कमीशन की स्थापना की जाती है। साइमन कमीशन की स्थापना 1927 में की जाती है। साइमन कमीशन इसीलिए आयोग के जो गठन का प्रावधान है उसका परिणाम था कि 1919 के शासन का जो नियम चल रहा है वो व्यवस्थित चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो उसके लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया। 7 सदस्यीय सभी सदस्य अंग्रेज होने के कारण इसे श्वेत आयोग भी कहा जाता है। श्वेत आयोग या श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। तो भारतीय लोगों ने इस कमीशन में सभी सदस्य अंग्रेज होने के कारण भारतीय लोगों ने इसका विरोध किया और उसी विरोध के दरमियान लाला लाजपत राय जो थे उनका लाठी प्रहार के कारण बाद में मृत्यु हो जाती है। तो लाला लाजपत राय ने इस अधिनियम का भरपूर विरोध किया था। हर जगह इस अधिनियम के विरुद्ध हड़तालें, जुलूस, नारे दिए गए ताकि कहीं न कहीं इस अधिनियम, इस कमीशन को वापस भेजा जाए। साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, इस प्रकार से इनके नारे लगाए गए थे। और उग्र भीड़ में लाठीचार्ज सरकार के द्वारा किया जाता है। तो उस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की बाद में मृत्यु हो जाती है, जिनके ऊपर लाठी प्रहार किया गया था। ठीक है, तो 1919 के अधिनियम की जांच करने के लिए 1927 में साइमन कमीशन आया था, जॉन साइमन की अध्यक्षता में। अब हम देखते हैं अगला अधिनियम। अब भारत में संवैधानिक सुधारों की श्रृंखला बढ़ती जा रही थी। भारतीय लोग अपने राष्ट्रीय आंदोलन को और तीव्र गति से बढ़ा रहे थे, स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे, भारत में वो संविधान लागू करने की मांग कर रहे थे, अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे। तो इस कारण से अंग्रेजों को एक एक करके जो भी अधिनियम बनाते गए उसमें भारतीयों के लिए थोड़ी थोड़ी व्यवस्था है वो करते गए, और अंत में एक बहुत ही बड़ा और विस्तृत अधिनियम बनाया जाता है जो कहा जाता है 1935 का भारतीय शासन अधिनियम। 1935 का भारतीय शासन अधिनियम। इस अधिनियम में 1919 के तहत जो व्यवस्थाएं की गई थी उसमें थोड़ा परिवर्तन किया गया। केंद्र में पहले दोहरा शासन नहीं था, तो अब केंद्र में संघ सरकार के लिए दोहरा शासन कर दिया गया। जिस प्रकार से प्रांतों में था वैसा अब केंद्र में कर दिया। द्वैध शासन, दोहरा शासन जिसको कहा जाता है, अर्थात गवर्नर जनरल के लिए यहां पर कर दिए गए रक्षित विषय, समस्त प्रशासनिक विषय को दो भागों में विभक्त किया गया, रक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। तो केंद्रीय सरकार के लिए यहाँ पर इन्होंने द्वैध शासन लागू किया गया। रक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल करता था और हस्तांतरित विषयों का प्रशासन उत्तरदायी मंत्रियों के द्वारा किया जाता था। गवर्नर जनरल किसी के भी प्रति उत्तरदायी नहीं रहता था, लेकिन ये मंत्री जो हैं वो गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी रहकर काम करते थे। तो सारे महत्वपूर्ण विषय केंद्र सरकार में गवर्नर जनरल के अधीन रखे गए, और जो भी स्थानीय महत्व के विषय थे, कम महत्व के विषय थे, वो हस्तांतरित विषय के रूप में मंत्रियों को सौंपे गए थे। तो इस प्रकार से केंद्र में पहली बार द्वैध शासन लागू किया गया 1935 के अधिनियम से। साथ ही प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडलों की स्थापना की गई। अब देखिए यहाँ पर 1919 और 1935 के दोनों अधिनियमों में एक समानता है। तुलनात्मक रूप से हम देखेंगे कि 1919 के अधिनियम के माध्यम से केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका लागू की गई, 1935 के माध्यम से राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका लागू की। ठीक है, 1919 के माध्यम से प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया, तो 1935 के अधिनियम के माध्यम से केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। इस प्रकार से हम दोनों क्रॉस बातें याद रख सकते हैं। अब साथ ही इस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार इन्होंने संघीय शासन की स्थापना का प्रयास किया। जो भी प्रशासन के विषय थे उनको 3 सूचियों में बांट दिया गया। कौन कौन सी? तो संघ सूची, समवर्ती सूची, प्रांतीय सूची, और जो भी विषय इससे हटकर थे उन्हें अवशिष्ट विषयों की श्रेणी में रखा गया, और अवशिष्ट विषय जो थे वो गवर्नर जनरल को दिए गए, अर्थात केंद्र सरकार के पास। तो समस्त प्रांतीय विषयों को 3 सूचियों में विभक्त किया गया था। संघ सूची,
प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। इनके अतिरिक्त जो भी विषय बचे थे जिन्हें अवशिष्ट विषय कहा गया वो गवर्नर जनरल के पास सुरक्षित रखे गए। भारत में संघात्मक शासन की दिशा में ये पहला प्रयास यहाँ से शुरू होता है। साथ ही इसके बाद भारत में यहाँ पर एक संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है 1935 में। संघीय न्यायालय अर्थात भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया और इस संघीय न्यायालय को अंतिम अपीलीय अधिकार नहीं था, अर्थात इस न्यायालय के खिलाफ भी अपील की जा सकती थी तो वो की जाती थी लंदन में प्रिवी काउंसिल में जो लंदन का उच्च न्यायालय था, वहाँ पर भारत से संबंधित अंतिम अपील वहाँ की जा सकती थी। तो ये जो हमारा न्यायालय था वो अंतिम अपीलीय न्यायालय नहीं था। साथ ही इसके बाद एक रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है वो इस अधिनियम के तहत की गई थी जो आज तक चली आ रही है। तो इस प्रकार से 1935 के अधिनियम के माध्यम से शासन की शक्तियों का विभाजन किया गया। केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया, प्रांतों में द्विसदनात्मक विधानमंडल लागू किए गए। साथ ही एक संघीय न्यायालय की स्थापना की बात कहेगी, एक रिजर्व बैंक की स्थापना की बात कहेगी और इस प्रकार से भारत के शासन को इन्होंने एक पूर्ण रूप से लोगों के हित में व्यापक बनाने का कार्य किया था। लेकिन फिर भी अंतिम रूप से सारे अधिकार गवर्नर जनरल के पास ही रखे गए थे और जब वो चाहे उस समय शोषण का तरीका अपना सकते थे। तो इस प्रकार से भारतीय लोगों के हित में कानून बनाते गए, लेकिन शोषण का जो चक्र था वो कम नहीं किया। तो कहीं न कहीं भारतीय लोग इस अधिनियम से भी बाद में असंतुष्ट होते हैं और बाद में स्वयं की यानी हमारे भारतीय लोगों के द्वारा बनाए गए संविधान की मांग करते हैं कि हमारा संविधान हमारी इच्छा अनुसार हमारे लोगों के द्वारा ही निर्मित होगा। तो अब बात होती है कि भारत के संविधान निर्माण की कहानी। तो इस प्रकार से अलग अलग अधिनियमों के माध्यम से अंग्रेजों ने प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कानून बनाए और कहीं न कहीं धीरे धीरे करके 1947 तक हमारी स्वतंत्रता मिलने तक भारत में यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा एक लंबी कानूनों की श्रृंखला लागू कर दी गई थी। तो इन्हीं कानूनों के माध्यम से भारत के हमारे जो भी राष्ट्रवादी नेता थे, जो भी राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय लोग थे, वो कहीं न कहीं सीखे थे कि हमारा संविधान भी कैसा हो, हम हमारे संविधान में कैसी व्यवस्था कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भारत के संवैधानिक विकास के माध्यम से भारतीय लोगों ने सीखा और फिर यहाँ पर पहली बार भारत में संविधान निर्माण का कार्य शुरू किया गया। तो हमारे जो संविधान सभा की बात थी वो शुरू होती है कैबिनेट मिशन योजना के माध्यम से। कैबिनेट मिशन 1946, ठीक है। यहाँ से पहली बार भारत की संविधान सभा के गठन की बात आती है। कैबिनेट मिशन भारत में आता है 24 मार्च 1946 को। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली के निर्देशन पर 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत में आता है। कौन कौन से 3 सदस्य थे? तो पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और ए.वी. अलेक्जेंडर। ए.वी. अलेक्जेंडर 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत में आता है जिसके अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस। तो पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत में आता है 24 मार्च 1946 को। भारत की विभिन्न परिस्थितियों का अवलोकन करते हुए भारत के सभी राष्ट्रीय नेता जो हमारे थे, जो राष्ट्रीय आंदोलन सक्रिय थे, उनसे भारत में जितने भी राजनीतिक दल थे, जो संगठन थे, उन सभी के प्रमुख नेताओं से तथा देशी रियासतों के राजाओं और नवाबों से बात करने के पश्चात भारत की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए इन्होंने 16 मई 1946 को अपनी योजना प्रकाशित की। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत में आता है, ठीक है, और 16 मई 1946 को वो भारत में अपनी योजना की घोषणा करता है कि भारतीय लोगों के लिए हम क्या क्या व्यवस्था कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम आपको स्वतंत्रता देने के लिए तैयार हैं, हम आपको छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन यहाँ से जाने से पहले हम आपके लिए कुछ व्यवस्था भी करके जाएंगे, क्योंकि भारत में आज से पहले कभी संविधान लिखा नहीं गया है और आप लोग संविधान कैसे लिखना है, कैसे नहीं, संविधान सभा का गठन कैसे करना है, इसके बारे में पूरी तरह से अच्छे जानकार नहीं हो, तो हम आपके लिए व्यवस्था करके जाते हैं कि वर्तमान की परिस्थितियों में क्या अच्छी व्यवस्था हो सकती है। तो इस तरह से कैबिनेट मिशन के द्वारा भारतीय लोगों के लिए
एक संविधान सभा की बात की गई। कैबिनेट मिशन ने भारतीय परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए भारतीय लोगों के लिए एक संविधान सभा के गठन की बात की। उस समय उन्होंने कहा कि संविधान सभा में आपके कुल 389 सदस्य होने चाहिए। प्रत्येक सदस्य 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा, अर्थात एक सदस्य 10 लाख की जनसंख्या पर रहेगा। तो उस प्रकार से उन्होंने 389 सदस्यों की एक संविधान सभा के गठन की बात कही। अब 389 सदस्य जो थे वो कहाँ से आने थे, तो यहाँ पर अलग अलग उनका प्रावधान रखा गया था। कैसे, तो 292 जो सदस्य थे वो तो आने थे ब्रिटिश प्रांतों से निर्वाचित अर्थात उस समय भारत में जो ब्रिटिश प्रांत थे जहाँ पर विधानमंडल कार्य कर रहे थे, उन विधानमंडलों से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित। 4 जो सदस्य आने थे वो आने थे चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से। उस समय चीफ कमिश्नरी क्षेत्र जो थे, जैसे आज केंद्र शासित प्रदेश हैं, वैसा उस समय चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। तो चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से भी निर्वाचित 4 सदस्य थे। साथ ही 93 जो सदस्य थे वो थे देशी रियासतों से मनोनीत, देशी रियासतों से मनोनीत। ठीक है, इस प्रकार से निर्वाचित सदस्य कितने थे? 292 प्लस 4 296 सदस्य। ये तो होते थे निर्वाचित, अर्थात इनका अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होना था। ठीक है, और जो 93 सदस्य थे ये कौन से थे? मनोनीत। किसके द्वारा मनोनीत होते थे? तो ये मनोनीत होते थे देशी रियासतों के प्रमुख और देशी रियासत जो नवाब थे उनकी तरफ से ये मनोनीत होते थे। तो संविधान सभा में जो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर जो संविधान सभा के सदस्यों की बात की गई थी उसमें निर्वाचित सदस्य भी थे और मनोनीत सदस्य भी थे। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान सभा थी निर्वाचित, मनोनीत, आंशिक निर्वाचित, आंशिक मनोनीत या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर राइट होगा वो था आंशिक निर्वाचित और आंशिक मनोनीत। अर्थात हमारी संविधान सभा के सदस्य ना तो पूर्ण रूप से सभी निर्वाचित थे और ना ही पूर्ण रूप से सभी मनोनीत थे। कुछ सदस्य निर्वाचित थे तो कुछ मनोनीत भी थे। तो इस प्रकार से निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के माध्यम से हमारी संविधान सभा का गठन किया जाना था। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना ने जो सुझाव दिया उस सुझाव के आधार पर भारत में 296 सदस्यों के लिए निर्वाचन होते हैं जुलाई अगस्त 1946 में। जुलाई और अगस्त में 296 सदस्यों के लिए निर्वाचन होते हैं। ठीक है, इन निर्वाचन में 73 सीटें तो मिलती हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, 208 सीटें मिलती हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। ठीक है, 73 सीटें मिलती हैं मुस्लिम लीग को और 15 अन्य स्वतंत्र लोग जीत कर आते हैं, निर्दलीय या अन्य रूप से वो थे 15। तो कुल मिलाकर 296 सदस्यों का जो चुनाव होता है उसमें मुस्लिम लीग की सदस्य संख्या कम आती है, जिसके कारण से मुस्लिम लीग संविधान सभा का बहिष्कार करती है कि हमको ऐसा संविधान नहीं चाहिए, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि हमारी संख्या कम है, इस कारण से संविधान सभा में हमारी बात नहीं मानी जाएगी, हमारी जो भी मांगे हैं वो नहीं मानी जाएगी, तो हम ऐसी संविधान सभा में क्यों जाएं। ठीक है, तो इस प्रकार से संविधान सभा के चुनाव हो गए। अब चुनाव हो गए तो उसके बाद काम आना था कि संविधान निर्माण का कार्य। ठीक है, अब अंग्रेज़ों ने यहाँ पर यह व्यवस्था भी कर दी थी कि एक तरफ से आप संविधान निर्माण का कार्य करें और दूसरी तरफ से भारत में अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में होगी और उनके अधीन कुछ मंत्री बनाए जाएंगे जो भारत में संविधान निर्माण और संविधान लागू होने तक सारे कार्य देखते रहेंगे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में उनको प्रधानमंत्री बनाकर अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, जिसमें 12 अन्य सदस्य भी थे। तो इस प्रकार से अंतरिम सरकार भी अपना काम एक तरह से शासन चलाने का कर रही थी।
तथा एक तरफ से संविधान सभा के जो चुनाव हो गए थे उसके माध्यम से संविधान सभा ने अपना काम भी शुरू कर दिया था। तो अब बात आती है हमारा संविधान निर्माण कब से शुरू हुआ, किस तारीख से ये काम शुरू हुआ था। तो वो शुरू हुआ था भारतीय संविधान निर्माण। संविधान निर्माण का जो कार्य था वो शुरुआत होती है, प्रथम बैठक आयोजित की जाती है 9 दिसंबर 1946। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की जाती है 9 दिसंबर 1946 को। तो 9 दिसंबर 1946 को जो बैठक आयोजित की जाती है उस बैठक में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया, अर्थात मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया, उन्होंने पहली बैठक में भाग नहीं लिया। पहली बैठक को संचालित करने के लिए अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। उस बैठक में अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। तो वो थे कौन, सबसे उस समय वरिष्ठ व्यक्ति थे संविधान सभा के सदस्यों में, वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा को उस समय अस्थायी और प्रथम अध्यक्ष बनाया जाता है उस बैठक को संचालित करने के लिए, प्रथम या अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है, पहली बैठक आयोजित होगी, सभी संविधान सभा के सदस्यों ने आपस में परिचय किया, एक दूसरे से मिले। उसके बाद उन्होंने आगामी बैठक की तिथि निर्धारित कर दी कि अब हमारा व्यवस्थित काम सुचारू रूप से चलाना है, तो अगली बैठक कब आयोजित करेंगे। तो अगली बैठक के लिए उन्होंने तिथि निर्धारित कर दी कि दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को आयोजित होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से दूसरी बैठक बुलाई जाती है 11 दिसंबर 1946 को। इस बैठक में कुछ महत्वपूर्ण कार्य कर लिए जाते हैं। पहला, संविधान सभा के लिए एक स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है किसको, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये हमारे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनते हैं संविधान सभा के सभी सदस्यों की स्वीकृति से। ठीक है, सर्वसम्मति से इनको अध्यक्ष बना दिया जाता है। साथ ही संविधान सभा के एक उपाध्यक्ष भी बना दिए जाते हैं, और वो उपाध्यक्ष कौन थे, तो उपाध्यक्ष बनते हैं H.C. मुखर्जी। हरीशचंद्र मुखर्जी, इनको बना दिया जाता है संविधान सभा का उपाध्यक्ष। साथ ही एक और पद यहाँ पर सृजित कर दिया जाता है, वो था संवैधानिक सलाहकार, अर्थात संविधान निर्माण के संबंध में समय समय पर परामर्श देने का कार्य। तो संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है B.N. राव को। B.N. राव, बेनेगल नरसिंह राव। ठीक है, इनको बना दिया जाता है संवैधानिक सलाहकार। तो इस प्रकार से दूसरी बैठक में महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, उपाध्यक्ष बना दिया जाता है H.C. मुखर्जी अर्थात हरीशचंद्र मुखर्जी को, और एक संवैधानिक सलाहकार की नियुक्ति कर दी जाती है B.N. राव के रूप में। तो इस प्रकार से दूसरी बैठक में इतने सारे कार्य होते हैं। और उसके बाद हाँ, मुस्लिम लीग ने पहली बैठक में भाग नहीं लिया था, लेकिन दूसरी बैठक से मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल हो गए थे। अब है संविधान निर्माण के संबंध में तीसरी और महत्वपूर्ण बैठक। तीसरी बैठक आयोजित की गई थी 13 दिसंबर 1946 के दिन। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक आयोजित की जाती है। तो इस बैठक में तेरह दिसंबर को जो बैठक आयोजित की जाती है, तो उस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को पेश करना। अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सदस्यों के समक्ष एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया तथा उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि मैं आप सभी के सामने एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें वो सभी आदर्श, सभी सिद्धांत,
सभी जो भी हमारे विशेषताएं होंगी संविधान की वो मैंने समाहित की है। कृपया करके आप सभी लोग उद्देश्य प्रस्ताव को पूर्ण रूप से एक बार अवलोकन करें और जो भी उसमें संशोधन करना हम सभी मिलकर सामूहिक रूप से सर्वसम्मति से एक अच्छा उद्देश्य प्रस्ताव पूर्ण रूप से यहाँ पर बनाएंगे और उसके बाद उसे हम भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना के रूप में जोड़ेंगे। इस प्रकार से उनके संबोधन के बाद सभी सदस्यों ने उद्देश्य प्रस्ताव पर विचार करना शुरू किया और अंत में 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया। जो भी उनको कुछ संशोधन करना था या कुछ नया जोड़ना था, जो भी करके सभी सदस्यों की सहमति से ये पारित 22 जनवरी 1947 को कर दिया जाता है, जिसे बाद में 17 अक्टूबर 1948 से भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में अंगीकार या स्वीकार कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना या उद्देशिका बनती है, प्रियम्बल जिसको हम कहते हैं, उसका स्रोत क्या है? तो ये उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है। अब प्रश्न कभी कभी यहाँ से आता है कि संविधान से संबंधित उद्देश्य प्रस्ताव किस बैठक में रखा गया? तो तीसरी बैठक में। तीसरी बैठक कब आयोजित की गई? तो 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के सदस्यों ने कब पारित किया? तो 22 जनवरी 1947 को। उद्देश्य प्रस्ताव को अंतिम रूप से संविधान की प्रस्तावना के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो 17 अक्टूबर 1948 को। तो इस प्रकार से उद्देशिका के संबंध में सारे प्रश्न बनते हैं। साथ ही ये प्रश्न भी बनता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमने कहाँ से ग्रहण की गई है? तो हमने हमारी जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना का जो प्रारूप ग्रहण किया वो हमने किया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान में पहली बार प्रस्तावना शामिल की गई थी, साथ ही उसका अनुकरण करते हुए सभी देशों ने लागू की। तो हमने भी अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना को ग्रहण किया है। हमारी परिस्थितियों के अनुसार हमारे जो भी संविधान में आवश्यक बातें थी उनको प्रस्तावना में डाल दिया गया। प्रस्तावना को संविधान का दर्पण, संविधान की राजनीतिक कुंडली, संविधान का परिचय पत्र, संविधान की आत्मा, सारी उपमाएं दी जाती हैं, क्योंकि प्रस्तावना में वो सारे आदर्श, सारे सिद्धांत निहित है जो हमारे संविधान में व्यावहारिक रूप में कार्य कर रहे थे। इस प्रकार से प्रस्तावना हमारे संविधान का दर्पण मानी जाती है। प्रस्तावना से अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो मैंने अभी आपसे चर्चा की है। अब ये तो हो गया प्रस्तावना संबंधित महत्वपूर्ण कार्य। अब संविधान निर्माण का कार्य शुरू होता है। तो संविधान निर्माण का कार्य सुचारू रूप से व्यवस्थित करने के लिए संविधान सभा के जो सदस्य थे उन सभी को अलग अलग कार्यों को दे दिया जाता है और अलग कार्यों को करने के लिए अलग अलग समितियों का गठन किया जाता है। संविधान सभा की समितियां कार्यों को व्यवस्थित रूप से तय समय में पूरा करने के लिए विभिन्न समितियों में कार्यों को विभाजित कर दिया जाता है। जैसे कि संघ संविधान समिति के अध्यक्ष बनते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति के भी अध्यक्ष बनते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकारों से संबंधित परामर्श संबंधी के अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति, उसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं सरदार पटेल। झंडा समिति, जिसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं जय बी कृपलानी। ठीक है। उसी प्रकार से एक महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति इन सभी समितियों में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिसका गठन प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। ठीक है। जो प्रारूप समिति बनाएगी उसके अध्यक्ष थे B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया जाता है। साथ ही 6 और भी सदस्य थे। तो कुल मिलाकर प्रारूप समिति में अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थे। B.R. अम्बेडकर, N. गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, K.A. मुंशी, N. माधव राव और T.T. कृष्णामाचारी। तो इस प्रकार से 7 सदस्यों की
एक प्रारूप समिति का गठन किया जाता है जिसके अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। एक भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, के एम मुंशी, एन माधव राव और टी कृष्णामाचारी। ठीक है, ये सभी प्रारूप समिति के सदस्य रहते हैं। अब प्रारूप समिति का गठन भी हो गया। अब जैसे हमारा संविधान निर्माण का काम शुरू हुआ तो आधा अधूरा संविधान बना है और उतनी ही देर में भारत को मिल जाती है स्वतंत्रता। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को भारत हो जाता है स्वतंत्र। तो संविधान सभा जो थी वो भी विभाजित हो जाती है, अर्थात कुछ लोग संविधान सभा के जो थे वो पाकिस्तान में चले जाते हैं और बाकी सब भारत में रहते हैं। तो विभाजन के पश्चात प्रारंभ में हमारे संविधान सभा की सदस्य संख्या थी 389। विभाजन के पश्चात अक्टूबर 1947 में संविधान सभा का फिर से पुनर्गठन किया जाता है। तो पुनर्गठन के पश्चात संविधान सभा के सदस्यों की संख्या भारत में होती है 299 सदस्य, 299। ठीक है, तो इस प्रकार से 389 सदस्यों की संविधान सभा विभाजित भारत में रह जाती है 299। ठीक है, और उसके बाद जो हमारी अंतिम बैठक थी, संविधान लिख कर जब पूर्ण हो गया तो अंतिम बैठक में संविधान पर हस्ताक्षर करने के लिए जो उपस्थित सदस्य थे वो थे 200। ठीक है, अंतिम बैठक में उपस्थित